हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक जो कि है पावर। ठीक है, अच्छा पावर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बुकों में क्या दी रहती है। तो ये डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको फील करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यूनिट इंटरवल में कितना वर्क किया जा रहा है वो बताता है पावर। अब एक्चुअल में क्या होता है इसको जरा फील करते हैं। एक एग्जांपल ये लीजिए रियल लाइफ का, क्या कि एक जो है बिल्डिंग है। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर। लेट्स सपोज करिए ग्राउंड से ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये 2 मीटर ऊपर है। ठीक है, और यहां पे 10 बॉक्सेस रखे जाए हैं, या 5 ही मान लेते हैं अपने सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, 5 बॉक्सेस, ईच ऑफ वेनिंग 1 kg। इन सबका जो मास है वो क्या है, 1 kg है बेटा। ठीक है ना, 1 kg अच्छी बात है। और 2 आदमी हैं, 2 आदमी हैं। ठीक है, ये 2 आदमी हैं, नाम दे देते हैं रमेश और इनका नाम दे देते हैं सुरेश। ठीक है, अब बेटा रमेश क्या कर रहा है, अब देखिए ये जो 5 ब्लॉक्स हैं इनको क्या करना है, हमें यहां लेके जाना है। मीन्स ग्राउंड फ्लोर पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बट इसको यहां पहुंचाना है, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाने में। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाने में कुछ वर्क तो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, मान लिया कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या मान लिया, कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो क्या किया कि रमेश ने क्या किया, पहला ब्लॉक रखा, दूसरा ब्लॉक रखा, तीसरा ब्लॉक रखा, चौथा ब्लॉक रखा और फिर 5वां ब्लॉक रखा। सिमिलर फैशन में सुरेश ने भी क्या किया, पहला, दूसरा, तीसरा, 4th वन एंड दिस 5th वन। ठीक है, इन 5 को ये सुरेश और रमेश ने क्या किया है, इस फर्स्ट फ्लोर पे रखा। देखिए जिस समय इन्होंने इसको फर्स्ट फ्लोर पे रखा तो इन्होंने वर्क किया, बट जब वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आए तब इन्होंने कोई वर्क नहीं किया। किसी सामान को लेकर नहीं आ रहे थे, वो सिंपली नॉर्मल उतर के आ रहे थे, कोई वर्क नहीं किया उसमें। ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या आता है कि बंदा क्या है, सीधे चल रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है तो कोई वर्क नहीं होता परपेंडिकुलर वाले में। ठीक है, परपेंडिकुलर में कोई भी वर्क नहीं होता है। ठीक है, तो जब वो नीचे सामान को जब वो ऊपर चढ़ा रहा है सामान को उस समय वर्क कर रहा है, बट जिस समय नीचे उतार रहा है उस समय कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स सपोज करिए ये 1-1 kg के कितने हुए, 5 kg हुए। 5 kg को कहां पे रखा, रमेश ने फर्स्ट फ्लोर पे रखा। तो बेटा टोटल मास कितना हो गया, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या हो गया, हमारे वर्क डन के बराबर होती है। मैकेनिकल एनर्जी में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी गिव्स वर्क डन। तो बेटा वो कितना हो जाएगा, mgh। मास कितना हो गया, 5 kg। ग्रेविटी को 10 मान लेते हैं और हाइट क्या है 2। तो कितना वर्क किया इन लोगों ने, इसने रमेश ने कितना वर्क किया, इन 5 ब्लॉक्स को फर्स्ट फ्लोर पे लाने में कितना हो गया, 5 × 10 100 जूल हो गया। ठीक, सुरेश की बात कर ले, सुरेश भी 5 को लेकर गया तो सुरेश का भी वर्क डन क्या होगा, 5 × 10 × 2 कितना हो गया, इसका भी 100 जूल। बेटा दोनों का वर्क डन सेम है, दोनों ने फर्स्ट फ्लोर में पहुंचाया 5-5 ब्लॉक को, दोनों का वर्क डन सेम है। तो सर यहाँ पावर का क्या रोल है, पावर क्या बताता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यूनिट इंटरवल में कितना टाइम किया। इसका मतलब जब पावर की बात होती है तो उस समय रोल किसका आता है, टाइम का आता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट में टाइम छुपा हुआ है। ठीक है, बहुत सी बुकों में आपको
रेट ऑफ टाइम ऑफ डूइंग वर्क लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ रेट में टाइम छुपा हुआ है। तो क्या समझ रहे हैं इससे? फिर आप इससे एग्जैक्टली आप क्या समझ रहे हैं कि यहां पावर कैसे रोल में आएगा? जब मैं टाइम बताऊंगा। अब लेट्स सपोज कीजिए ये काम को करने में रमेश को लगे 20 सेकेंड। क्या लगे? रमेश को 20 सेकेंड लगे, और यही काम को सुरेश को करने में सिर्फ 5 सेकेंड लगे। तो क्या कहेंगे भाई, रमेश क्या है? एक्चुअल में रमेश क्या है? बहुत कम काम करता है, इसके पास पावर कम है। जब ये चढ़ा रहा है तो ज्यादा टाइम ले रहा है, एक बॉक्स को चढ़ाने में ज्यादा टाइम इवॉल्व कर रहा है, ज्यादा टाइम इवॉल्व हो रहा है। और सुरेश क्या है? 5 kg को 5 सेकेंड में क्या कर दिया? ऊपर चढ़ा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुरेश ने कम टाइम में ये 100 जूल का वर्क कर लिया, और रमेश ने उसी को 20 सेकेंड्स में किया 100 जूल वर्क को। सेम वर्क को अलग अलग टाइम पे किया गया। तो यहां पे लोग क्या बोलते हैं, जैसे वेट लिफ्टर होते तो वो क्या होता है, एक साथ 200 kg उठा लेते हैं, ठीक, 200 kg उठा लेते हैं। लेट्स सपोज करिए हाइट 6 मीटर 6 मीटर कह रहा, 2 मीटर मान लीजिए। जो वेट लिफ्टर की हाइट है वो 2 मीटर है। और लेट्स सपोज करिए मेरी भी हाइट 2 मीटर है, ठीक है, मेरी भी हाइट 2 मीटर है नहीं, मान लीजिए। तो जब 2 मीटर अपनी हाइट का उसने वेट लिफ्ट कर लिया, तो एक्चुअली इसका वजन क्या हुआ? 200 इंटू 10 इंटू जी, हाइट कितनी है? तो कितना हो गया? 4000 जूल वर्क कर लिया इन्होंने वेट लिफ्टर ने। तब ये 200 kg इकट्ठा उठा लिया इसने, मीन्स विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड में इसने क्या किया? अपनी हाइट तक सर के बराबर किसने क्या कर लिया? वेट उठा लिया। ठीक है सर, मान लिया। पर सर आप तो टीचर हैं, आप तो वेट लिफ्टर है ही नहीं। तो मैंने क्या कह रहा हूं कि मैं 20 kg का 20 kg के जो मासेस है वो क्या करूं मैं? 20 kg के 10 बॉक्सेस को क्या करूं? 2 मीटर हाइट तक लेके चला जाऊं। तो अभी तो मेरा वर्क कितना हो गया? टोटल मास कितना हो जाएगा मेरा भी? 200। 10 ग्रेविटी, हाइट 2, मेरा भी जो काम 4000 जूल हो गया। पर 10 बॉक्सेस को 20-20 kg के 10 बॉक्सेस को उठाने में टाइम मुझे ज्यादा लगा, टाइम मेरा ज्यादा लगा, पर वेट लिफ्टर को क्या लगा? वही टाइम कम लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वर्क करना, मीन्स in minimum time is from person की बात कर लेते हैं, आदमी की बात कर लेते हैं। in minimum time is from person do more work than the power of person is maximum। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वर्क जो आदमी करता है वो उसकी पावर क्या होती है? उस पर्सन की पावर मैक्सिमम होती है। मीन्स यहां पर मुझे ज्यादा टाइम लगा, ले सपोज करिए मुझे यहां टाइम लगा मान लीजिए 30 सेकेंड लग गए, बट वेट लिफ्टर को क्या लगा? विद इन 1 से 2 सेकेंड में उसने क्या किया? 200 kg उठा लिया। तो इसने कम से कम टाइम में सेम वर्क किया, मैंने ज्यादा से ज्यादा टाइम लिया वर्क को कंप्लीट करने में। तो बेटा इसी को कहते हैं पावर। इसका मतलब वेट लिफ्टर की पावर मेरे से क्या है? ज्यादा है। अब मेरे से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उसने जो वर्क किया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मीन्स किसी टाइम इंटरवल में उसने ज्यादा वर्क कर लिया मेरे से। तो ऐसे में ऐसी क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है पावर। ठीक है, फिजिक्स में इसी को क्या कहा जाता है? पावर। क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मीन्स जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है हम कितना वर्क कर रहे हैं वो हमें क्या बताता है? पावर बताता है। मीन्स वर्क को टाइम के साथ रिलेट करना ही पावर है। बट
किस सेंस में? रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक, तो आई होप आपको फीलिंग आ गई होगी कि पावर कैसे कॉन्सेप्ट आया है। चलिए, अब ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो आगे इसका थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर लेते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ऐसे ही आपने कहीं एग्जांपल पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब मैं फॉर्मूला लिखाता था वेलोसिटी का, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ क्या किया गया है? डिवाइड। सिमिलर फैशन में यहां पे भी क्या किया जाएगा? टाइम को डिवाइड किया जाएगा। तो जो पावर होता है, पहले एवरेज पावर की बात कर लें। किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज पावर की। तो एवरेज पावर क्या होता है? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये तो उनके पूरा वर्क कितने में किया उसकी बात हो गई। बट रियलिटी में क्या ये चीज वर्क करती है? एवरेज नहीं, वर्क क्या करता है? इंस्टेंटेनियस। क्यों? क्योंकि बेटा 5 ब्लॉक है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना है। स्टार्टिंग में तो एनर्जी ज्यादा रहती है हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत जल्दी से काम करते हैं। फिर 2 या 3 बॉक्स के बाद क्या होगा? काम करना की स्पीड कम हो जाएगी, थक जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे, वापस आएंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे। तो क्या होता है? आदमी थक जाता है, टायर्ड हो जाता है। ठीक है, तो जब टायर्ड हो जाता है तो वो उतनी एनर्जी परसीव नहीं कर पाता है जितनी करनी चाहिए उस वर्क को कांस्टेंट बनाने के लिए। तो क्या होता है? जो पावर होती है वो टाइम के साथ साथ क्या करती रहती है? वेरी करती रहती है। ठीक, तो रियलिटी में एवरेज पावर की जगह हम कौन सी पावर की बात करते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं कि किसी इंटरवल में कितनी पावर होगी उसकी बात करते हैं। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस अगर पावर की बात करेंगे तो बेटा आपको मालूम है कि लिमिट लगानी पड़ेगी। इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो क्या होता है? टोटल वर्क डन, टोटल टाइम टेकन, और यहां लिमिट लगा दो किसमें? डेल्टा टी बहुत ही छोटा है। तो जब कहीं पे भी आता है तो आप इसको क्या लिख देते हो? dw अपॉन dt। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं। तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकेंड। और इसी की एक बहुत प्यारी सी यूनिट है जिसे हम बोलते हैं वॉट। जेम्स वॉट के नाम पे ऑनर दिया गया इसको। ठीक है, जिन्होंने स्टीम इंजन, क्या स्टीम था? हाँ, स्टीम इंजन की, इलेक्ट्रिक इंजन जो भी था, इंजन की खोज की थी इन्होंने। ठीक, तो इसी के नाम पे क्या दिया गया? वॉट दिया गया। ठीक है, ऑनर दिया गया कि जो पावर की यूनिट है वो क्या है? वॉट है। क्लियर? चलिए, अगर ये क्लियर हो गया तो बेटा यहां पे फिर एक जुगाड़ कर सकते हैं। फिर जुगाड़ से पहले मैं क्या करता हूं? पहले उस जुगाड़ के बारे में बता दे, क्यों, आखिर क्यों किया। ठीक, मैं हर चीज का क्यों जरूर बताता हूं, कभी भी ऐसे टॉपिक को उड़ाया नहीं हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि क्यों। बेटा एक चीज, बॉल है, यहां से इसको छोड़ा गया तो 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कुछ जी से नीचे की साइड आ रहा है, ये ग्राउंड है, जी से आ रहा है नीचे से। तो बेटा 1 सेकेंड बाद इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो गई? mg/s। ठीक, यहां कुछ पावर कैलकुलेट की मैंने, कितना होगा? मास को 1 kg मान लो, जी को 10 मान लो, और ये डिस्टेंस इसको 2 मान लो। मानने की बात कर रहा हूं, है या नहीं ये नहीं बात कर, मैं केवल फील कराना चाहता हूं कि हम पावर को वेलोसिटी से क्यों कोरिलेट कर दे रहे हैं, ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है सर, मान लिया। तो बेटा एक बात बताओ, पावर क्या आ जाएगी? 1 g और s क्या है? 2। तो कितना हो गया? वर्क डन कितना हो गया? 1 kg का मास है, 10 ग्रेविटी लग रही है, और ये जो डिस्टेंस है s1 ये 2 है, और जो टाइम इंटरवल है वो क्या है?
1 सेकेंड, तो कितना हो गया 20 जूल हो गया। क्योंकि बेटा ये ग्रेविटी के कारण ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो कुछ 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2, और ये जो v2 है ये बड़ा है किससे, v1 से, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ के पास आती जाएगी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब बेटा वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये डिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो लेट्स सपोज कर लो आफ्टर 1 सेकेंड v1 के बाद 1 सेकेंड के बाद ही यहां कुछ पहुंच गया। अब यहां से यहां तक की जो हाइट है वो लेट्स सपोज करिए, क्योंकि वेलोसिटी चेंज करी तो हाइट क्या हो गई, इससे तो ज्यादा ही होगी। यहां से 0 से ये v1 पे पहुंचा तो 2 मीटर, v1 से v2 पहुंचा, वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है 10 मीटर की स्पीड से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो क्या करती जा रही है पर सेकंड, इंक्रीज करती जा रही है, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, एक्सेलरेशन लग रहा है इस पे, ठीक है, अर्थ का। तो लेट्स सपोज करिए यहाँ mgs2, और ये जो mgs2 जाहिर सी बात है जब वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है तो ये डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, मान लीजिए 4 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या है। तो यहां से यहां तक में जो वर्क किया गया वो क्या किया गया, पावर इज इक्वल टू 1 इंटू 10, और जो हाइट मेजर की गई वो कितनी है 4, और टाइम इंटरवल बनी है, सेम टाइम इंटरवल की बात की जा रही है। यहां पे कितना है 40 जूल। तो देखिए जहां पे वेलोसिटी कम थी वहां पावर क्या है, कम है, जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां पावर क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब कि हम पावर और वेलोसिटी में भी कोई एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। यहां से आप फील ले सकते हो क्या कि पावर और वेलोसिटी में क्या क्या है, कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, तभी तो ये ऐसे आ रहा है कि जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां पावर ज्यादा है, जहां वेलोसिटी कम है वहां पावर कम है। ठीक है सर, मान लेते हैं, आपका कहना है। तो कैसे निकालेंगे पावर के रिलेशन, ठीक, कैसे निकालेंगे पावर के रिलेशन। अब ये तो मालूम पड़ गया कि देखो बेटा वेलोसिटी कम हो रही तो पावर कम, वेलोसिटी ज्यादा तो पावर ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन निकालते हैं। तो लिख देते हैं यहां पर रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। अरे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कॉन्सेप्ट समझने में, ठीक है, जो स्टार्टिंग से देखता आ रहा होगा वीडियो तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। थोड़े वीडियो लंबे होते हैं बेटा, पावर को मैं ये लिखता हूं, ये कौन सी नई बात बता रहे हो, ये तो हमेशा ही बोल रहे हो आप। पर वर्क डन को मैं क्या लिखता हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख दिया, लिख दिया। अब बेटा जो फोर्स है वो यहां पे क्या कंसीडर करके किया जाता है कि फोर्स यहां पे जो यूज की जा रही है वो कैसी फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। क्या फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। तो फोर्स को मैं बाहर ले लूं, अगर फोर्स को बाहर ले लूं तो क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, जिसे हम एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, एस से भी डिनोट कर सकते हैं, मगर यहाँ डी वेक्टर से क्या है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम के साथ डेरिवेटिव कर रहा हूं तो वो क्या देता है मुझे, वेलोसिटी। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो क्वांटिटी है मुझे क्या देगी, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डेरिवेटिव क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो ये हमारा निकल आया रिलेशनशिप कि पावर क्या होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। बेटा पावर भी क्या है, इस तरीके की स्केलर क्वांटिटी है, क्या स्केलर क्वांटिटी है, क्या चीज, पावर। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का अगर मैं रिजल्ट निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, स्केलर मिलेगा, ठीक है। अब बेटा इसके बेसिस पे केस बन सकते हैं कि अगर फोर्स और वेलोसिटी आर पैरेलल और दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो क्या केस बनेगा, ये केस 1 मान लेना हो, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूले में रखे हैं,
P इज इक्वल टू F डॉट V। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ F मैग्नीट्यूड ऑफ V और साथ में cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो क्या हो जाएगा? FV। ठीक है सर। आप बोल रहे हो आपको मैथ ज्यादा अच्छे से आती है। मैंने कहा नहीं, मैथ अच्छे से नहीं आती है, जो मैंने पढ़ाया उसी को कोरिलेट कर रहा हूं। ठीक है, और जो नहीं पढ़ा पीछे के लेक्चर उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अब बेटा बात करते हो, बेटा मैंने जो भी चीजें पढ़ाई हैं और एंटी पर मैंने जो भी चीजें पढ़ाई है पहले उसका रिलेशन फिजिकल लाइफ से मैंने दिया है, कोरिलेट करा के ही मैंने पढ़ाई है हर चीज। फिर एंटी पैरेलल की बात हो रही है, इसका मतलब थीटा क्या होगा? 180 डिग्री। अच्छा थीटा 180 डिग्री होगा तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ वी कॉस 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? जो पावर होगी वो क्या होगी? माइनस एफ वी, क्योंकि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। ठीक, अब इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। अच्छा बहुत जल्दी खत्म होता है इस बोर्ड। अब केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 की अगर बात की जाए कि F अगर S और V क्या है? परपेंडिकुलर है, तब क्या होगा? मीन्स थीटा 90 डिग्री है तो इस पर क्या होगा? पावर F V cos 90 डिग्री। अब cos 90 के लिए क्या होती है? 0। पावर भी क्या होगा? 0। तो बेटा पावर क्या हो सकती है? मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम और 0 मीन्स पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ठीक है, ये हमें पावर की रेंज मालूम पड़ गई। ठीक, तो यही था आपका सिंपल पावर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बस इतनी सी चीजें पढ़नी थी पावर के बारे में। अब बात करते हैं हम कलीजन की। ऐसे बहुत से लोग कोलिजन बोलते हैं, बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो कलीजन है। ठीक है, तो कभी कभी मैं कोलिजन बोलूंगा, कभी कभार कलीजन बोलूंगा। ठीक है, फिर यूज टू आप जब हो जाओगे मैं मैक्सिमम टाइम पे कलीजन ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है बोलना, फील आता है। हाँ, कोई चीज टकरा रही है। ठीक है, चलो अच्छा पार्टी, बहुत अब बात करते कोलिजन की या कलीजन। ठीक है, क्योंकि मुझे भी 3-4 महीने पहले मालूम पड़ा कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन कलीजन है, कोलिजन है। ठीक है, अब मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ नया क्या। फिर कलीजन से पहले हम कुछ चीजों के बारे में जान लें। जैसे पहली चीज है इलास्टिक बॉडीज क्या होती हैं। ऐसी बॉडीज जिनमें मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो उस बॉडीज की शेप और साइज क्या हो जाए? चेंज हो जाए। और जैसे मैं उस फोर्स को रिमूव करूं तो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है ड्यू टू इलास्टिसिटी या बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। तो ऐसी बॉडीज को मैं क्या बोलता हूं? इलास्टिक बॉडीज। और अगर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसके कारण बॉडी का शेप साइज चेंज तो हुआ, और जब मैंने उसको डिफॉर्म किया या रिमूव किया उस एक्सटर्नल फोर्स को, तो वो वापस उस ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाई, तो ऐसी बॉडीज को मैं क्या बोलूंगा? इनइलास्टिक बॉडीज। क्या बोलूंगा? इनइलास्टिक बॉडीज। तो पहले इलास्टिक बॉडीज के बारे में समझ लेते हैं क्या है। दोज बॉडीज ऑन विच इफ एक्सटर्नल फोर्स is acted due to its action body changes their shape and size। या सीधे बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको दोनों को एक साथ मिलाकर कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्या लिखा? दोज बॉडी ऑन विच इफ एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड
Due to its action, body changes their shape and size, and after removing this force, and after removing after removing this force, if body regains its original shape and size, on the account of elasticity, such bodies are called elastic bodies. ऐसी बॉडीज को क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। इलास्टिसिटी में फिर से बोल रहा हूं कि जब आपको मैं सॉलिड के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इन सब चीजों से रूबरू कराऊंगा, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि वो प्रॉपर्टी जिसके कारण अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो बॉडी चेंज कर रही है शेप, बट जैसे ही मैंने उस बॉडी को रिमूव किया तो डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स के कारण, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण क्या होता है कि बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज क्या कर लेती है? रिटेन कर लेती है, रीगेन कर लेती है, ठीक। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बॉडी की हम क्या बोलते हैं? उसकी इलास्टिसिटी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी होती है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये होगी इलास्टिसिटी की बॉडी। बट अगर इलास्टिक बॉडी की बात करो, इन इलास्टिक इसी में कंटेन कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फिर बार बार वही लिखना पड़ेगा। बट if bodies do not regain its shape and size, then such bodies are called inelastic bodies। ऐसी बॉडीज को क्या बोला जाएगा? इनइलास्टिक बॉडीज बोला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कलीजन या इंपैक्ट। दो चीजें टकराएंगी, ठीक है, कलीजन या इंपैक्ट भी बोल सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं, आइए फिर थोड़ा समझा लेते हैं, ठीक है। तो अब कलीजन की बात करें तो बेटा कलीजन एक्चुअल में होता क्या है? हमें तो हेड टू हेड कलीजन पढ़ना है, ठीक है। अभी जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? हेड टू हेड। बट क्या होता है? हेड टू हेड भी होते हैं और क्या होते हैं? किसी एंगल पे भी होते हैं, ठीक है। उसका नाम याद आ रहा, मीन्स हेड टू हेड का मतलब क्या हुआ? किसी एक कॉमन एक्सिस के अलोंग अगर बॉडी दोनों मूव कर रही है और दोनों टकराती हैं तो उनको बोलते हैं हेड टू हेड कोलिजन, ठीक। उनको क्या बोलते हैं? हेड टू हेड कोलिजन, ठीक। इसकी डेफिनेशन नहीं, बस केवल समझिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है। बट दो बॉडीज क्या कर रही हैं? किसी एंगल से ऑब्लिकली आके टकराती हैं तो इसको ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। और भी कोई नाम होगा, मुझे पर्टिकुलर नाम नहीं मालूम। जब तिरछी आगे टकराती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। तो हम जो अभी स्टडी करेंगे, हम इसकी स्टडी करेंगे सिर्फ। हमारे सिलेबस में IIT, नीट, जेईई, पेई जो भी है सब में हेड टू हेड कोलिजन है। ऑब्लिक कोलिजन की आप सिंपल से कॉन्सेप्ट अगर समझ सके बेटे, टू डायमेंशन है, वेलोसिटीज के कंपोनेंट को बस क्या कर देना है? ब्रेक कर देना है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक लगाओ, खेल खत्म, ठीक। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है,
अभी मैं जब 2 डायमेंशन की बात करूंगा तो उसमें सब चीजें बताऊंगा। ठीक, तो ये जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखा भी करो, सुनने के लिए, कहानी सुनाने के लिए नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो बेटा कलीजन क्या होता है कि दो बॉडी के बीच में टकराना ही क्या कहलाता है, कॉलिजन। तो ये लिख सकते हैं impinging of two moving bodies is called collision or impact, is called collision or impact। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कलीजन और इम्पैक्ट। दो बॉडी चलते चलते क्या रही है, एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में आ जाएंगे तो क्या होगा, दो बॉडी चलते हुए हैं और दोनों क्या की एक दूसरे फिजिकल कांटेक्ट में, उसी को क्या बोलेंगे, कलीजन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, एमपीजी का मतलब होता है कि फिजिकली कांटेक्ट में आना, यानी दो चलती बॉडीज को फिजिकली क्या आना, कांटेक्ट में आना, दो बॉडीज का फिजिकली कांटेक्ट होना इंपिंजिंग कहलाता है। बट कौन सी बॉडी, दो मूविंग बॉडी होगी जो इंपिंजिंग करेगी, वो क्या होगी, कलीजन या इंपैक्ट कहलाएगी। ठीक, अब बेटा कलीजन दो तरीके के होते हैं। अच्छा, एक चीज और, अब वो क्या कि बेटा दो बॉडी है, टकराई आके, जब ये टकराते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, एनर्जी लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब दो बॉडी कोलाइड करेंगे तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी एनर्जी क्या करेगी, ट्रांसफर देगी। मीन्स गरम चाय है, उसको पानी में रखोगे, पानी ठंडा होता है, चाय गर्म है, तो उसको जब पानी रखोगे तो वो क्या करेगा कि पानी को गर्म करने लगेगा। मीन्स अपनी एनर्जी उसको देगा, जिसके पास ज्यादा एनर्जी वो ट्रांसफर करेगा। क्यों, क्योंकि हर बॉडी चाहती है कि वो कम से कम एनर्जी में रहे, मीन्स उसकी मिनिमम एनर्जी रीगेन करना चाहती है हमेशा, तभी बॉडी स्टेबल होगी। ठीक, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पे एनर्जी देंगे। कैसे, अगर इसकी कुछ वेलोसिटी है तो बेटा क्या होगा, ज्यादा कुछ वेलोसिटी वो भी चेंज हो रही है तो कुछ फोर्स ये क्या करेगा, कोलिजन के समय ये इसको फोर्स इधर देगा और ये इसको फोर्स इधर देगा। तो टकराने के बाद क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। बट बीच में कुछ एनर्जी लॉस हो सकती है और नहीं हो सकती, बस इसी के बेसिस पे जो एनर्जी लॉस हो रही है और जो एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, इसी के बेस पे हम कलीजन को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक, अब ये जो बॉडी गई इधर उधर, ये डिपेंड करेगा इनका मास क्या है, मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी क्या है, फोर्स क्या है, इन सब चीजों बात करेंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी रेडिएट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कैटेगराइज किया गया कि जो कलीजन होता है, ये टाइप्स ऑफ कलीजन लिखे हैं। टाइप्स ऑफ कलीजन की बात की जाए तो ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कलीजन की बात करें, कलीजन दो तरीके के होते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। अब इन दोनों की स्टडी करनी है। ठीक है, चले रब कर रहे हैं। ठीक है, सभी को रब कर देना है, अच्छे से पढ़ते हैं। तो बेटा जो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा कोलिजन के बाद, क्या बोल रहा हूं, जो कोलिजन के बाद एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा या एनर्जी अपनी लॉस नहीं करेगा, ऐसे कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक, और जो एनर्जी रेडिएट कर देगा उनको क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं
कोलिजन, अब मैं इलास्टिक इनइलास्टिक लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना कि इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक, इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो अभी मैंने बोला इन दोनों में अंतर क्या है? मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स, ऐसे समझिए ये दो बॉडी है, ये दोनों क्या की आई, एक दूसरे से टकराए, पर टकराने के बाद जो इनकी एनर्जी जो लॉस हो रही थी, जो एनर्जी थी उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि जब टकराते तो एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। मैंने बताया हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। इलास्टिक केस में क्या होता है कि एनर्जी चेंज नहीं होती, वो कंजर्व रहती है, वो क्या रहती है, हमेशा सेम रहेगी। टकराने के बाद यहां टकराते समय जो एनर्जी रेडिएट हुई वो कुछ भी नहीं हुई, एनर्जी रेडिएट मीन्स वहां पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, कोलिजन के दौरान एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। तो ऐसी कोलिजन क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन। उसके बाद क्या करेगा, आफ्टर कोलिजन अपनी अपनी वेलोसिटी लेके निकल लेंगे, v2 और v1 लेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि दो बॉडीज आएंगी धुआंधार मजे से घूमते हुए, टकराएंगी, पर टकराते क्या करेंगी, एनर्जी लॉस कर जाएंगी। क्या कर जाएंगे, एनर्जी लॉस कर जाएंगी। तो जब एनर्जी लॉस कर दें तो जो अब एनर्जी होगी इन बॉडीज की, वो बिफोर से क्या होगी, बिफोर कोलिजन से क्या होगी, जो फाइनल एनर्जी होगी कम होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी तो कोलिजन में क्या होगी, लॉस हो गई। ठीक, तो यहां पे एनर्जी क्या हो गई, ये जो E2 एनर्जी होगी ये क्या होगी, कम होगी, और E1 क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, यहां पे क्या है, जो E1 रहेगी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो E2 रहेगी, वो दोनों की दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। यहां पे दोनों की दोनों क्या होंगी, सेम नहीं होंगी एनर्जी। ठीक है सर। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद बात करते हैं कि मैंने बोला कि मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम तो दोनों में चेंज होगा। लेट सपोज करिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। हम डायरेक्शन और इन सब की बात अभी नहीं कर रहे हैं, सिंपली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में m1 को v1 मिल गया और m2 को v2 मिल गया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो क्या हो जाएगा, पहली बात वैलिड रहेगा, पहली बात क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। अब वैलिड रहेगा तो कैसे रहेगा कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों क्या रहेंगे, v1 प्लस m2 v2, दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यहां पर भी वही चीज है, यहां पर भी वही चीज है। ठीक है, यहां पे वही चीज क्या है कि यहां पे भी जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम COM लिख रहा हूं, और ये COM वहां पे सेंटर ऑफ मास लिखूंगा जब रोटेशनल पढ़ाऊंगा, शॉर्ट के लिए लिख रहा हूं, बार बार लिखना पड़ेगा। यहां पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, वैलिड रहता है इन इलास्टिक में। मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2, ये तो बिफोर कोलिजन है, मीन्स ये m1 है, इसका मास m2, u1 u2। आफ्टर कोलिजन m1 को मिल गया v1 और m2 को मिल गया v2। क्या हो जाएगा, m1 u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक, तो सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए फिर से आया भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों में रहेगा। ठीक, तो सर फिर चेंज कहां आया बेटा, लॉस एनर्जी में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे बॉडी जो है हॉरिजॉन्टली चल रही है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो ही होगी, क्योंकि ग्राउंड पे ही हम कोलाइड करा रहे हैं सिंपल एक्सपेरिमेंट से। तो जो पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, जीरो हो गई, तो सिंपली क्या होगा, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। जब एनर्जी लॉस कर रही है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों, इस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा, बट इन इलास्टिक में क्या होगा, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इन इलास्टिक में क्या होगा, कंजर्व नहीं रहेगा।
ठीक है। तो इलास्टिक में कंजर्व नहीं जाएगी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसको यहाँ पे इलास्टिक और इलास्टिक फिर से कैटेगराइज कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ इलास्टिक के बारे में बात की जा रही है और यहाँ इन इलास्टिक के बारे में। यार ये भी खत्म हो गया, चौक कहाँ गया? अरे यार इधर इधर ढूंढ रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे क्या मैं कह रहा हूँ, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं। तो कंजर्वेशन जो एनर्जी है यहां पर, केवल सिस्टम की बात करें, इन मासेस की बात करें, अगर पूरे होल सिस्टम की बात करेंगे तो उस होल सिस्टम में भी एनर्जी कंजर्व है। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी दोनों में, याद रखिएगा, टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व रहेगी। ये तो मैं एक स्पेशल केस लेके चल रहा हूं। टोटल एनर्जी सिस्टम की अगर बात करूं, पूरे सिस्टम की बात करूं, तो उसमें अभी भी एनर्जी है अंदर, ठीक है। जो लॉस हुई उसको और इन सबकी एनर्जी को मैं सम करूंगा तो मुझे जो एनर्जी मिलेगी वो कांस्टेंट ही रहनी है। तो टोटल एनर्जी तो दोनों में कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है यहाँ पर? खत्म, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी लॉस होगा वो क्या होगा? कुछ काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस होकर इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे इन इलास्टिक और इलास्टिक में क्या है? टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस हमें मालूम है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो ये एक स्पेशल केस हो गया ना कि हम पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं कर रहे, तो टोटल एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी बिहेव कर रहा है, ठीक है। बट अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो अभी भी क्या है? सिस्टम तो सिस्टम ही है, तो सिस्टम में क्या एनर्जी भी कंटेंट है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, ठीक है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, ठीक। पर यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ वैलिड होगा। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी छोड़ो, क्योंकि टोटल एनर्जी की बात करना भी कुछ समझे नहीं पाऊंगा टोटल एनर्जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं हाइट को कंसीडर ही नहीं कर रहा, ठीक है। किसी प्लेन पे बॉडी को तो वो टकरा रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे किसकी बात की जाएगी? काइनेटिक एनर्जी की बात की जाएगी, क्योंकि आप 11th-12th में हो तो सिंपली आपको स्पेशल केसेस पढ़ाए जाते हैं, जनरल केसेस आएंगे जब आप आगे पढ़ोगे 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन कोलिजन, जो कि आपका सिलेबस ही में नहीं है, ठीक है। 2 डायमेंशन है वो भी एकदम इंट्रो सदे के निकाल दिया, ठीक है। तो मैं भी इंट्रो ही दूंगा क्योंकि फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को समझने में, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो जाता है, थ्योरी कैलकुलेटिव हो जाती है, थोड़ी मैथमेटिक्स ज्यादा आ जाती है, ठीक। तो इलास्टिक कोलिजन की मैं बात करूं तो जहां कंजर्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का वो क्या है? यहाँ पे वैलिड है। बेस बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, वो किसके बराबर हो जाएगा? आफ्टर कोलिजन हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ठीक। इन इलास्टिक में क्या होगा? जो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो क्या है? नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी उसमें क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। तो जब लॉस हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हाफ m1v1 स्क्वायर था, सॉरी u1 स्क्वायर था इनिशियली, और हाफ m2u2 स्क्वायर था इनिशियली, वो अब इक्वल नहीं होगा किसके? हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी लॉस हुआ। अगर मैं उस एनर्जी लॉस को, जो एनर्जी लॉस है उसको अगर मैं ऐड कर देता हूं तब जाके ये इक्वल होगा, बट अगर मैं उस एनर्जी लॉस को ऐड नहीं करता तो अब इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व है। क्यों? क्योंकि ये जो डेल्टा ये तो लॉस हुआ, ये भी तो भी सिस्टम
लेट्स सपोज करिए ये हमारा सिस्टम है और इसके अंदर दो बॉडी कोलाइड कर रही है, तो जब बॉडी कोलाइड की तो एनर्जी क्या हुई, इसी सिस्टम में तो रही ना, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, हमेशा कंजर्व रहेगी। अगर मैं अर्थ पे बात कर रहा हूं तो ये जो एनर्जी लॉस हुई ये अर्थ ही पे तो रहेगी ना, तो अर्थ अगर मैं सिस्टम कंसिडर कर तो अर्थ ही के अंदर रहेगी ना, तो टोटल एनर्जी तो ऑलवेज कंजर्व रहेगी ही रहेगी, ठीक है। बट जो बॉडीज हैं, जो दो बॉडीज हैं उनकी एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी सिस्टम की। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक होता है सिस्टम, एक होता है बॉडीज। दो बॉडीज की एनर्जी और सिस्टम की एनर्जी, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। यहां जो मैं कंसीडर कर रहा हूं ये केवल मैं बॉडीज की बात कर रहा हूं, बट अगर मैं यहां बात करूं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की अगर एनर्जी की बात करूं तो ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, कंजर्व रहेगा। चाहे मैं एनर्जी को मास में कंजर्व कर लूं, ठीक है, क्योंकि E इक्वल टू MC स्क्वायर से ये भी बताया गया कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। फिर एक जनरलाइज थ्योरम दिया गया कि जो कंजर्व होता है वो मास एनर्जी कंजर्व होता है, टोटल मास एनर्जी किसी भी सिस्टम का हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलास्टिक में भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। पर इसकी जो बात कर रहा हूं ये मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं बेटा, एक है सिस्टम और ये बॉडीज की बात हो रही है कि केवल सिंपल बॉडीज की बात हो रही है कि इनकी एनर्जी टकराने के बाद लॉस हो गई। पर जब मैं सिस्टम कंसीडर कर रहा था, ये बॉडीज के साथ साथ उसके कुछ आसपास का रीजन भी तो होगा। अगर मैं ये रूम में कोलिजन करा रहा हूं तो एनर्जी क्या है, इस रूम के अंदर ही तो रहेगी ना, तो इस सिस्टम के लिए तो कंजर्व है ना चीजें। तो इसकी बात कर रहा हूं कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा। पर जो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है बॉडीज की, यहां लिख दे रहा हूं बॉडीज, नहीं तो आप कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करोगे फिर। और बॉडीज, यहां मैं बॉडीज की बात कर रहा हूं, सिस्टम की नहीं। यहां पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, जिस सिस्टम में कोलिजन हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। लैब में हो रहा है तो पूरे लैब की बात कर रहा हूं, तो सिस्टम में टोटल एनर्जी कंजर्व है। बट अगर बॉडीज की बात कर रहा हूं तो वहां पे एनर्जी कंजर्व नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। बॉडी और सिस्टम दो चीजें हैं, ठीक। तो अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, तो इलास्टिक की तो बात करेंगे। सबसे पहले इलास्टिक, हाँ एक चीज और कि बेटा देखिए इसमें एनर्जी का तो लॉस होता है। अगर मैं इस एनर्जी को हटा दूं तो इसमें एनर्जी का तो लॉस होता है इलास्टिक में। तो इसका एक में पर्टिकुलर केस पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक। चलिए पहले इसको हटा देता हूं, फिर उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। मेरे यहां दो ही केस हैं, एक परफेक्टली इन इलास्टिक और एक इलास्टिक कोलिजन। इन दोनों का मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना है बस, और ये साथ साथ है भी देखते चले कि वीडियो बन भी रही है कि नहीं। बहुत अच्छा वीडियो बन रही है। अब बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। शॉर्ट देखने कहाँ है, हाँ बेटा बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की। फिर ये एक स्पेशल केस है, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक। होती तो कोलिजन इन इलास्टिक में बहुत सी हैं, पर ये एक स्पेशल केस है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये स्पेशल केस में इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि यहां पे जो एनर्जी का लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है। लॉस इन एनर्जी इस केस में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और होता क्या है कि दो बॉडीज m1 मास की जिसकी वेलोसिटी u1 है इनिशियली, इसकी वेलोसिटी u2 m2 है। आफ्टर कोलिजन मैक्सिमम लॉस के लिए क्या करते हैं, आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडी क्या करती हैं, एक दूसरे में टक कर जाती हैं, चिपक जाती हैं। क्या होती है, कोलिजन के बाद स्टिक कर जाती हैं, और ये दोनों एक साथ क्या करती हैं, एक v वेलोसिटी से क्या करती है, मूव करने लगती हैं। और m1 m2 क्या होता है, ये रहता है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कब होगा,
लॉस इन एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि पोटेंशियल का नहीं तो केवल काइनेटिक ही रहना है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस है वो तभी तो हो सकता है ना बेटा, अगर टकरा के अलग अलग गए तो वो तो क्या हो गया, हाफ M1 V1 स्क्वायर हाफ M2 V2 का। बट मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों बॉडी क्या कर जाए, चिपक गया। दो क्लेज लीजिए, एक को इधर बुलाइए, एक को इधर से, और दोनों को जब मारेंगे तो क्या वो चिपक के किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या करेगी, मूव करने लगेगी। तो ऐसे कुछ केस है, जो चिपचिपी बॉल लीजिए और उनको क्या कीजिए, फेंकिए, और जैसे वो कोलाइड करे वो एक दूसरे से चिपक के, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा हो उसकी डायरेक्शन क्या करने लग जाएगी, दोनों मिलकर बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा केस है। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है कि जो एनर्जी होती है लॉस वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब जो मैक्सिमम एनर्जी लॉस होती है तो वो क्यों होती है, क्योंकि आफ्टर कोलिजन दोनों मास क्या करते हैं, एक दूसरे से स्टक कर जाते हैं। ठीक है, क्या कर जाते हैं, स्टक कर जाते हैं। अब स्टक कर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, अब हमें उसकी स्टडी करनी है। तो अब उसकी स्टडी करनी है तो क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि बेटा देखो एम इनिशियल हमें सब चीज मालूम रहेगी, बट ये दोनों तो भी मालूम रहेगा। हमें क्या फाइंड करना होगा, सिंपल ये फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, यही हमारा मोटो है। मोटो है तो ठीक है, हमें मालूम है कि इन इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, वैलिड होता है, काइनेटिक एनर्जी वैलिड नहीं होती। हम क्यों लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या करेंगे बेटा, सिंपली मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या करेंगे, यहां पर m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ब्रैकेट में v। इनिशियली इसका मोमेंटम m1 u1, इससे मोमेंटम m2 v2। आफ्टर कोलिजन ये पूरा सिस्टम का जो वेलोसिटी है, तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, m1 प्लस m2 इंटू v। कोई दिक्कत क्या नहीं है, यहां पर v निकाल लीजिए, v क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा ये आ गई हमारी अननोन क्वांटिटी जिसे मुझे चाहिए था। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, वेलोसिटी। हमें चेक कर लो जरा कि एक्सप्रेशन सही है कि नहीं। फालतू का गलत देने से नॉलेज, पहले ही बोलता हूं नॉलेज गलत देने से अच्छा है कि चेक कर लो, ना तुम छोटे हो ना मैं छोटा हो रहा हूं। ठीक है, अब बेटा मोमेंटम तो वेलोसिटी तो निकल गई। अब इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो फाइंड आउट कर कैलकुलेट करते हैं, चलिए करते कैलकुलेट। बेटा काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हो रही है, या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं लॉस बोल रहा हूं तो मुझे E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। यहां पे E1 क्या है, बिफोर कोलिजन, और E2 क्या है, आफ्टर कोलिजन, बट अगर मैं बात करूं केवल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस E2 माइनस E1। ठीक, तो जब E2 माइनस E1 करोगे तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव साइन शो करेगा कि यहाँ लॉस हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पहले ही लॉस डिनोट कर दे रहा हूं तो अब मुझे आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव में नहीं चाहिए, क्योंकि हम पहले बता दे रहे हैं कि लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम मालूम है कि इलास्टिक में लॉस होता है, थ्योरी में पहले बता दिया गया है। ठीक है, तो लॉस कर दिया तो E1 माइनस E2 कर दिया। अगर लॉस नहीं लिखेंगे तो E2 माइनस E1 करेंगे, फिर साइन मैटर करेगा। जब लॉस लिख दिया तो इसका मतलब यही करना है। अब यही करना है तो क्या है, बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस आफ्टर कोलिजन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 और उसके साथ v का स्क्वायर। अब बेटा ये जो फॉर्मूला है इसको क्वेश्चन 1 मान लो। अब v की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर प्लस हाफ माइनस ब्रैकेट में हाफ m1 प्लस m2। अब बेटा इसकी वैल्यू अगर मैं यहां रखूंगा v स्क्वायर की तो क्या हो जाएगी, m1 u1
प्लस M2U2 इसका होल स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ठीक है, V का स्क्वायर रखा तो इसका स्क्वायर अलग कर दिया, इसका स्क्वायर अलग कर दिया। बेटा यहां से देखिए M1 से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है सर, कर लेते हैं हम, और एलसीएम लेंगे तो बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, हाफ मैंने कॉमन लिया, और जब मैं एलसीएम लूंगा इनका तो क्या हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर प्लस M2 M1 U1 स्क्वायर प्लस यहां पे लेंगे इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ कॉमन है तो M1 प्लस M2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा M1 M2 U2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर U2 स्क्वायर। ठीक, माइनस हाफ तो कॉमन है, यहां पे क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A स्क्वायर लिखेंगे तो M1 U2 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस है तो अंदर मैं मल्टीप्लाई भी करता जा रहा हूं। ठीक है, M2 U2 का होल स्क्वायर माइनस 2 M1 M2 U1 U2, और इसका होल क्या होगा M1 प्लस M2। ठीक है, अब मेरा थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है, इसको ऊपर पूरा करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट तरीका मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो ऐसी मजा आती है, ऐसी करते हैं। अब बेटा यहां से कुछ दिख रहा होगा कैंसिल होता हुआ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा लॉस लिख दे रहा हूं, यहां कितना बचेगा M1 M2। अच्छा, M1 और M2 को अगर मैं कॉमन ले लूं बेटा, यहां से M1 M2, यहां से M1 M2, यहां से M1 M2 में अगर कॉमन ले लूं तो देखो क्या मिलेगा। अगर मैं यहां से M1 M2 कॉमन ले लूं तो रिमेनिंग से क्या बचेगा, यहां से बचा U1 स्क्वायर, यहां से बचा U2 स्क्वायर, और साथ ही साथ यहां से क्या बचा माइनस 2 U1 U2 अपॉन M1 प्लस M2। यहां क्या हो जाएगा हाफ M1 M2, और यहां पे क्या हो जाएगा U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2। बेटा यहाँ U1 माइनस U2 करो या U2 माइनस U1 करो, होल स्क्वायर क्या होगा हमेशा, जो भी चेंज आएगा उसको पॉजिटिव कर देना है। तो U1 माइनस U2 लिखो या U2 माइनस U1 लिखो, एक बार मैं चेक कर लूं। बहुत सही, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये हमारा क्या आया, मैक्सिमम लॉस इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये था आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का। ठीक है, अब चौक लेने तो फिर आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं बेटा इलास्टिक कोलिजन की। यहां कैलकुलेशन इससे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, और मुझे साथ साथ ये भी देखना है बेटा, यहां पे मैंने सिंपली क्या किया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं दिखाई थी, मोमेंटम से काम किया था। अब इलास्टिक का मोमेंटम को भी रोल में लाना पड़ेगा, थोड़े बहुत इक्वेशन से खेलना पड़ेगा। ठीक है, पहले देख लूं वीडियोस चल रही कि नहीं। ठीक है बेटा, जल्दी